आजकल कोरोना से पीड़ित मरीजों की देखभाल में जो कमी है अस्पतालों में, उसकी चर्चा मीडिया में खूब हो रही है। श्री रजत शर्मा जी की 10 मई की रिपोर्ट के बारे में मेरा ये संदर्भ है। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। कहानी नहीं बल्कि एक सही घटना से शुरू करना चाहता हूँ कि एक 9 साल का बच्चा एक 3 साल के बच्चे को गोद में लेकर एक अस्पताल जाता है। ये 3 साल का बच्चा 2 फीट की ऊंचाई से तखत गिर जाता है। उसकी हाथ की हड्डी, सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है, यहाँ से दोनों हड्डियाँ टूट जाती हैं। अस्पताल जाता है, वहाँ वो घंटों खड़े रहता है। उसके बाद में एक भारी भरकम, बड़ी भारी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति के कहने से कोई उसको एक्सरे में ले जाता है और उसके बाद में एक्सरे होता है। फिर वो जो व्यक्ति है उसने कहा इस पर प्लास्टर चढ़ा दो। उसका प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है और वो बच्चा घर जाता है दर्द में कराहता हुआ। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि भाई हाथ में अगर जो कोई इस्कीमिक कंप्रोमाइज़, अगर मान लो कोई परेशानी हो पोस्ट प्लास्टर से बहुत सारे परेशानियाँ आ सकती हैं और वो सही जुड़ा नहीं जुड़ा है, उसके बारे में क्या उसको परेशानी आई या आएगी, किसी की कोई चर्चा नहीं, कोई तैयारी नहीं बात करने के लिए। तो हारे थके ये दोनों बच्चे अपने घर जाते हैं। अगले दिन फिर लेके जाते हैं। बोले आपकी जल्दी क्यों आ गए? बोले बहुत दर्द हो रहा है। बोले जाइए घर, वहाँ पर तो कुछ ना कुछ ले लीजिए। उसको झिड़का के भगा देते हैं। उसके बाद में बच्चे दोनों अपने घर जाते हैं। कहते 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद या 6 हफ्ते बाद बच्चे दोबारा गए, प्लास्टर खोला तो हड्डी जो थी यहाँ की दोनों, वो ऐसे एंगल से जुड़ी हुई थी। इतना बड़ा एंगल था। अगर मैं उसको बोलूँ तो मेरे ख्याल में वो एंगल कम से कम 30-40 डिग्री का एंगल होगा बीच में, यहाँ सीधे हाथ की हड्डी। अब उसको जो खोला गया तो 10 साल का बच्चा बोलता है कि ये तो गलत जुड़ गया। तो वहाँ के अस्पताल के कर्मचारी उनको भगा देते हैं। वो रोते पिटते घर आते हैं तो माँ देखती है, माँ उसको बहुत तकलीफ़ होती है और 1-2 दिन बाद उस तकलीफ़ में कि 1-2 दिन बाद एक चूड़ी बेचने वाला घर में आता है और वो चूड़ी बेचने का प्रयास करता है उसकी माँ को। तो उसकी माँ बोलती है मरे तुझे चूड़ी बेचने की पड़ी है, मेरे बच्चे का तो हाथ खराब हो गया। तो उसने कहा मैं भी देखूं कि हाथ कैसे खराब हो गया। तो उसको हाथ दिखाया गया। अब उसने अपने पैर से लेके उस हाथ को ऐसे मोड़ दिया और तो वो कड़कड़ करके दोनों हड्डी तोड़ दी उसने। सबको फिर लगा कि भाई इसने तो कुछ हड्डी तोड़ दी है। अब उस दोनों हड्डियां टूटी हुई उसके हाथ में। वो तो मेरी माँ बहुत गुस्से हुई कि तूने ये क्यों किया, क्योंकि किसी ने किसी को बताया तो नहीं कि मैं ये करने वाला हूँ। अब एकदम उसने तोड़ दी हड्डियाँ और ये कहा कि अच्छा जो तुम्हें करना है कर लेना, लेकिन अभी तो तुम मेरी बात सुन लो। तो उसने जल्दी से कहा कि भाई आप खरपच्चियों की एक ऐसी मुझे ब्रांच बना कर दो। खरपच्ची तोड़ी गई, ढूंढी गई और उनको काटा गया। पड़ोसी भी आ गए और उसके बाद में ऐसी ब्रांच बनी। उसने चारों तरफ खरपच्चियाँ लगाई। खरपच्चियों के और स्किन के बीच में उसने जो है आटा, एक तरह से आटे की लेई बनवाई, लेप जो है उसको भरा और उसके बाद में उसने पट्टी कर दी। उस बच्चे का क्या हाल था, वो तो शॉक में था, बच्चा फेंट होने वाला था। और उसके बाद में वो चला गया। तो ये सोचा कि अच्छा
इसके ये पट्टी खुल जाने दे, उसके बाद मैं तुझे देखूंगी। मेरी माँ ने उसको खूब डांटा और वो व्यक्ति चला गया। जब वो चला गया तो उसके बाद में वो आया नहीं। 2 महीने बाद वो निकाला जाता है तो हाथ बिल्कुल सीधा, एकदम काम करने वाला। तो बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, चूड़ी बेचने वाले आदमी ने बढ़िया काम कर दिया, अस्पताल वालों से ज़्यादा बढ़िया काम कर दिया। तो ये मन में एक ऐसी भावना आई कि भाई उसको हमने कुछ ज़्यादा कह दिया, अब उसको ढूंढा जाए और उसके लिए कुछ किया जाए। तो किसी तरह से हमारे माता पिता ने अपना सामान इकट्ठा किया, कुछ उसके लिए उपहार इकट्ठे किए, उसके लिए सोने की चेन ढूंढी, और उसके बाद में हमारे पिताजी और मैं उस मोहल्ले में गए। वो हमारे मुस्लिम भाई थे, वो मुसलमान एक जगह रहते हैं, वहाँ पर उनको ढूंढा गया और हम उनसे मिले। उनको हमने उपहार देना चाहा तो उन्होंने उपहार लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद में ये जो बच्चा है ये आगे जाके सेशन जज बने और मैं बन गया डॉक्टर। ये जो घटना है ये 60 साल पुरानी घटना है, एक सरकारी अस्पताल की घटना है, 60 साल पुरानी। और सेशन जज बनने के बाद भी वो हेल्थ केयर सिस्टम में 1% भी चेंज नहीं ला सके। चेंज कोई अपने आप चलकर तो उनके पास आएगा नहीं, उनकी भी इसमें थोड़ी सी ये है कि उन्होंने उतनी लगन से या उतने उससे प्रयास नहीं किया होगा, शायद ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन सिस्टम भारत में ऐसा है कि आप जब हम पढ़ते थे, लोग कहाँ से आते थे, इंग्लैंड से आ रहे हैं जी, हम तो अमेरिका से आ रहे हैं जी, फलाने जगह से आ रहे हैं, और वहाँ जाकर वो सब बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाते हैं। भारत में जाके वहाँ पर नए विचारों को तो छोड़ दीजिए, जो सही विचार भी हैं समाज को में व्यवस्था लाने के लिए, उनकी कोई जगह नहीं है। जगह इसलिए नहीं है कि वो उस व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि वहाँ जो कंट्रोल है वो सरकार करेगी, व्यवस्था करेगी, और सब बाकी लोग जो काम करने वाले डॉक्टर हैं या कर्मचारी हैं, सो उनका कोई उसमें रोल नहीं है उसमें चेंज लाने का ना। उनकी वजह से समाज तो बिल्कुल अलग थलग है। समाज जानबूझ के अलग थलग नहीं है, उनको अलग थलग रखा गया है, उनका कोई रोल नहीं है, कोई ऐसी कमेटी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ उनको पावर हो और वो समाज के लोग उस कमेटी के मेंबर हों, जो समाज के लोगों को होने वाली परेशानी को एडमिनिस्ट्रेशन तक ला सकें। जिसको भी जाना है बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास जाओ और उनसे अपनी शिकायत करो, वहाँ कुछ होगा नहीं। क्योंकि हमारे सारे पॉलिटिशियन सारे दिन अपनी मीटिंगों में, चर्चाओं में, ये छोटे मोटे कामों में, दूसरे को फेवर करने में, सब में टाइम खराब करते हैं। मैंने ये बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस को देख चुका हूँ भारत में। जब मैं रहता था, मैं दिल्ली में था और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में चीफ रेजिडेंट था। उस दौरान मुझे काफ़ी देर, उससे पहले भी और उसके बाद में भी काफ़ी नेताओं के संपर्क में आया, जो बड़ी नेता थे, और जो नए नए आ रहे थे, आज उनका नाम है, कुछ लोग मिनिस्टर बने, उनमें से एक साहब आज भी मिनिस्टर हैं। अब रजत जी ने जो बात उठाई, मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि ये उनको आज ही पता लगा कि अस्पतालों में ये हालत है। ये अस्पतालों में तो हालत 60 साल पहले भी ऐसी थी, अब और भी खराब है। लेकिन उन्होंने एक घटना को फोकस तो कर दिया। मैं इसमें उनका धन्यवाद देता हूँ कि भाई इस समस्या को उन्होंने उठाया। लेकिन उसके बाद में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस समस्या के एनालिसिस के लिए उसमें कुछ मटेरियल नहीं था। उनकी सारी बातें भावनात्मक थीं कि अरे देखिए एक मरीज पड़ा हुआ नीचे, लाश पड़ी हुई है, ये सब बातें उनकी सही हैं, और इससे लोगों को पता लगता है कि हमारी व्यवस्था में कहाँ खराबी पीक है। ये तो ऐसा है ना कि रजत जी, आपने एक जो मेडिकल व्यवस्था है उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया, बस इतना काम किया। लेकिन अगर आप उसमें डाटा भी डालते, कुछ एनालिसिस भी डालते, कुछ और लोगों का इंटरव्यू भी डालते, अपने 2 पत्रकारों के अलावा, और ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है,
और ये ऐसा कब से हो रहा है? पत्रकारिता का तो यही तकाजा है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपके जैसे जो लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार, उनके तो कानों में जूं भी नहीं पहुंची। मैं आपको बताता हूं आपके पत्रकारों के बारे में। जब हम सफदरजंग हॉस्पिटल में थे तो वहाँ एक नेता थी बिहार से, बड़ी फेमस नेता रही हैं वो, तारकेश्वरी सिन्हा। उनके बेटे ने आके इमरजेंसी वार्ड में और दूसरे वार्ड में उड़दंग मचा दिया। वो ड्रंक था और वहाँ बहुत बेइज्जती की, नर्सों को मारा पीटा। उसके बारे में हड़ताल हुई और उससे पहले भी इश्यूज थे जिसको लेकर कानपुर के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए थे। खैर, उसी समय में हमारी इच्छा ये थी कि हड़ताल जाने से पहले हम अपनी परेशानियों को मीडिया के सामने रखें। तो मीडिया को बुलाया जाए, इसकी जिम्मेदारी आज हमारे जो एक केंद्रीय मंत्री हैं वो उस वक्त मेरी सहायता करते थे। वो इस काम में लगे और उन्होंने मुझे आके बताया कि साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक अच्छे से होटल में या चाय पानी का, समोसों का इंतजाम नहीं होगा या खाने पीने का, तो वो नहीं आएंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये इतना बड़ा इशू है अस्पताल की, हम बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करने वाले हैं। हम कितनी हिम्मत कर रहे हैं कि देखिए, अस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यह व्यवस्था है, यह सरकार है, हम उसके एक पार्ट हैं। इसके बावजूद भी हमारे मन में समाज के प्रति जो संवेदना है, जिस संवेदना की बात रजत जी बार बार कर रहे थे, वो संवेदना है, उसको हम कैसे आगे लाएं, पब्लिक तक पहुंचाएं, पब्लिक ताकि थोड़ा सा समझे कि क्या हो रहा है और फिर एक तरह से इसके बारे में चर्चा हो समाज में और कुछ समाधान निकले समस्या का। इस समाधान का जो पार्ट बनना था हमारे मीडिया को, वो नहीं आने को तैयार है। मुझे इन्होंने बताया जो व्यक्ति हैं कि साहब वो तो 1800 रुपये लगेंगे इनकी चाय पानी करने में मिनिमम। अब हमारी तनख्वाह एक महीने की थी 1600 रुपया। खैर, किसी तरह से हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके 1800 रुपये इकट्ठा किए, वहाँ चाय पानी के लिए बुलाया। किसी ने भी हमारी खबर नहीं छापी है ना, मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और जो व्यक्ति बीच में थे उनसे भी नहीं पूछा। और चाय पानी हुई, मैं तो देखता रह गया, सब चले गए। जो कोई वक्तव्य देना था या कुछ बात करनी थी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन ताज्जुब होना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है। मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होता है, व्यवस्थाएं सब ठीक, सब जो है वो ऐसी हैं, उनमें कमियां हैं। अभी आपकी जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, रजत जी की रिपोर्ट में भी था कि वो दिल्ली से इंक्वायरी कमेटी गई, वो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में गई, उन्होंने कहा कि भाई सब ठीक है। मेरे भाई, सब ठीक नहीं है ना कभी था। तो आज जो हम इस बात में चर्चा कर रहे हैं, तो हम इस बात को, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इसको उठाने के लिए कि समाज को, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अस्पताल हो, सरकार हो और समाज के जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो हों, पब्लिक हो, उन सबको इस बारे में एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि रजत जी कहते हैं सब इसमें खराबी है और अस्पताल की कमेटी कहती है सब सही है। ये कहाँ घपला है? घपला तो है, ये तो सबको मालूम है, इसको नकार नहीं सकते आप। जो कमेटी बनी है, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं सुनता हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या इंडियन मेडिकल काउंसिल है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब ऐसी बातें करते हैं जिस कोई बदलाव नहीं आता और सब चीज़ें नीचे इस तरह पर चली जाती है। उसका एक ही तरीका है, उसको कैसे ठीक करें, उसका एक ही तरीका है कि हमारे जैसे लोग जो इस बारे में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आए, समाज का भला हो, ये लोग मिलकर कोई एक नई व्यवस्था को निर्माण करें। वो व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग बैठें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में चर्चा करें और एक समाधान निकालें। वो समाधान 20 साल के लिए, 30 साल के लिए ज़रूरी नहीं है। वो समाधान
3 महीने के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है कि अस्पतालों में मरीज जब आएंगे उनको कैसे हम एक ऐसे कोऑर्डिनेशन की कमेटी बने जो अस्पतालों में एडमिशन को कोऑर्डिनेट करे, जिससे कि जो आपका जो वेबसाइट पे डाटा है वो उसको जो चैलेंज किया जाता है तो वो डाटा पुराना होता है, ऐसा कहा जाता है। अरे भाई, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको लेटेस्ट डाटा होगा, वो कहेगी यस ये मरीज फलाने अस्पताल में जाना चाहिए, मरीज की सहमति से। और अगर वहाँ पर जाने के बाद में उसको एडमिशन हो जाता है, जाने से पहले ये पता लग जाता है कि कौन से अस्पताल में, कौन से बेड वार्ड में, कौन से बेड नंबर पर ये मरीज जा रहा है, ताकि उसको जितने भी प्रक्रिया है एडमिशन की वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए उसकी। चूँकि ये पहले से पता लगा लिया गया है कि भाई इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर के द्वारा कि मरीज को बता दिया गया है कि आपका फलाने अस्पताल में फलाने बेड नंबर पर एडमिशन हो गया है, आप जाइए और ये आपका रेफरेंस नंबर है, इसको दे दीजिए, तुरंत हो जाएगा। और उसके लिए कुछ रूल्स बने कि भाई मरीज को पहुंचने के आधा घंटे के अंदर ऐसा होना चाहिए, 20 मिनट के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए, 10 मिनट के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए प्रोटोकॉल बना सकते हैं, सारी दुनिया में प्रोटोकॉल होती हैं, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल भी बन सकती हैं, बहुत आसानी से बन सकती हैं। और इसके लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता भी नहीं है। एक 12 घंटे का शिविर लगा दीजिए, 3 दिन का शिविर नहीं लगाना है तो समस्या को समाधान करने के लिए। और उनमें सबको इन्वाइट करें जो लोग उसमें इंटरेस्टेड पार्टी हैं, और उनका ये एक आप बनाइए कमेटी। दूसरा, लोगों को शिकायत होती है कि फलाने अस्पताल में हमारा इलाज ठीक नहीं हुआ। अरे भाई, उसकी बात को सुनने के लिए भी तो एक कमेटी बन सकती है। वो कमेटी उनकी बात सुने और तुरंत उस चीज़ को एड्रेस करे। इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा जो इलाज है वो सही होगा। अगर नहीं होगा तो हम इस कमेटी को कह सकते हैं और ये कमेटी तुरंत एक्शन ले सकती है। इसी से कॉन्फिडेंस आएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3 हफ्ते पहले की बात है, हमारे यूपी में एक मिनिस्टर साहब का मेरठ मेडिकल कॉलेज में दौरा हुआ और उसमें बहुत सारी बातें आई। एक बात ये भी थी कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया, अरे भाई आप अपने इमरजेंसी रूम में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ाइए। ये कैसी बात है? पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे रजत शर्मा जी कह रहे थे कि भाई अस्पताल में जाने से अच्छा है तो घर में रहो, वहीं मर जाओ। अस्पताल में सड़ के मरने से क्या फायदा? कोई बात कर सके, न खाना मिले न पानी मिले, ये तो इंप्रेशन है आपका। तो कैसे बढ़ाएंगे वो? आपका तो यही सिस्टम है ना कि ब्यूरोक्रेसी को कहना, डॉक्टरों को कहना, उन पर जोर डालना, ये करो वो करो वो करो। मंत्री जी, आपको कुछ नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं मालूम, और आपको ऐसा पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्वीकार कर लिया है तो आप एक ऐसे लोगों जिनको कुछ मालूम है उनको साथ रखिए और उनसे सलाह लेकर फिर आगे अपनी कुछ प्लान बनाइए। अपना ट्रिप भी बर्बाद किया, लोगों का समय बर्बाद किया, उनको अपने कामों से हटाया, पैसा भी सरकारी लग गया उसमें, और बकवास भी करके चले आए। आपको ना तो समस्या का मालूम है ना समाधान का मालूम है। आपने ये कहा और यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है बिस्तरों के पीछे नीचे। कूड़ा कब से नहीं पड़ा हुआ? क्यों? कि वहां जो एक वर्ग विशेष या जो एक उसमें एक पॉलिटिक्स है बहुत बड़ी कि ये जो नौकरी करेगा कूड़ा हटाने की, ये यही वर्ग करेगा, और वो वर्ग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, उनके खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते। वो नहीं करता, वो नहीं आते काम पर, तनख्वाह मिलती है उनको। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये वहाँ दशकों से हो रहा है। और इसके इलाज के लिए आपके यहाँ बहुत चर्चा हो चुकी है। कोई एक समस्या का समाधान आप लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है और 1 साल से वो फाइल आपकी मेज पर पड़ी हुई है कि भाई ये सफाई का काम जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है, अस्पतालों में सफाई होनी चाहिए। वो लोग बीमार हो जाते हैं वहाँ जाके और इन्फेक्शन हो जाता है। कोई तरीका तो है नहीं आपको चेक करने का कि आप इन्फेक्शन को घटाने के लिए कोई प्रयास करें हैं। कूड़ा भी नहीं हटवा सकते। अब कूड़ा हटवाने के लिए जो व्यवस्था आपने चर्चा की है वो फाइल भी आपकी मेज पे 1 साल से पड़ी हुई है। क्या करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? हम जैसे लोग समाज के आगे आए और हम इन समस्याओं को डिस्कस करके छोटा छोटा समाधान निकालें और हम उसको प्रस्तुत करें। जैसे हम लोगों ने संगठन चालू किया है स्वास्थ्य सेवक संघ, उसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि भाई देखिए, भारत में जो जीडीपी है
उसका 5% सरकार खर्च करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो। आज भारत में आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 75 या 76 रुपया पर पर्सन मेडिकल क्षेत्र में खर्च होता है। कंपैरिजन करें, कंपैरिजन हमेशा ठीक नहीं होता। हमेशा अमेरिका में $10,000 और भारत में $1। इतना तो फर्क है पर व्यक्ति। तो ये हमारी सरकार अगर पूरी जीडीपी का हर साल पूरा का पूरा, ना मिलिट्री को पैसा दे, ना सरकारी खर्चा हो, ना कुछ हो, पूरा मेडिकल में भी खर्च कर दे, तो वो काम नहीं कर सकता। तो वो काम कैसे हम करेंगे? और झूठ बोलने में या सच ना बोलने में, ऐसे झूठ बोलना नहीं, सच ना बोलने में हम लोग तैयार है। हमारे अंदर हौसला नहीं है, चूंकि हमें डर लगता है कि पता नहीं किस बात का डर लगता है। पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई देखो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम भारत देश है, हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं है, लेकिन हमारे पास हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग, आप लोग लगिए, पब्लिक लगे, हम इतना कर सकते हैं, आप भी कुछ करिए। तो जो 97% लोग हमारे टैक्स नहीं देते, हम उनकी एक सेना बनाए और वो मेडिकल में सेवा काम करें। जो भी हमारे मेडिकल में, हमारे अस्पतालों को, डॉक्टरों को, नर्सों को, मरीजों को, और जो हमारे भूले भटके, हमारे यहाँ है ना एक गीत भी है कि जो तकलीफ में हैं लोग, उनकी सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो स्किल चाहिए वो हमें कोई कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। हम एक स्वयंसेवी संस्थाएं ही उस स्किल को थोड़ा थोड़ा सिखा सकती हैं और वो सीख सकते हैं और वो अपना समय और एफर्ट मेडिकल क्षेत्र में लगा सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया ना, क्वचित धर्मा क्वचित अर्था। अभी तो यह है कि हर चीज़ पैसे से ही होगी। अरे भाई, पैसा कभी नहीं आएगा हमारे पास इतना। जब बड़े बड़े देशों में जहाँ रिच लोग हैं, इंग्लैंड फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर 6,000 रुपया खर्च होता है, वहाँ कितनी परेशानी है। लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि ये समस्या, अगर हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए तो इस समस्या का समाधान सिर्फ पैसा झोंक कर ही नहीं होगा। वैसे हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन हमें इसके बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग मिलकर इसको समाधान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हमारे दिमाग में क्लियर है। मेरे सामने ये चैलेंज आया था पहले कि भाई अगर हमें देश की व्यवस्था को बदलना है और अच्छा मेडिकल सिस्टम लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक तरीका, इस सिंपल आंसर तो यह कि और पैसा लगाओ, और पैसा तो कभी आएगा नहीं उसमें, तो कैसे करें ये समझ में नहीं आता। अब हम 40 साल का चिंतन करते करते, सोचते सोचते, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए जो समाधान हमारे दिमाग में है उसके लिए हमने प्रयास अब शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप लोग भी मेरी तरह सोचते हैं, आप भी निकालो समाधान। ऐसा समाधान निकालो जिसमें हम लोग जोर जबरदस्ती करके और उसकी बुराई करके और ये करके उससे कोई फायदा नहीं है। हम समाज में क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश में जो मेडिकल केयर है, एक मरीज की केयर है, हमारे परिवार की केयर है, उसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, उसको खुद कैसे कर सकते हैं। वो भी तो एक हेल्थ केयर का बेनिफिट है ना, कि जब सब लोग अब कुछ ना कुछ करना शुरू करेंगे तो उससे हेल्थ केयर हमारी इंप्रूव होगी। वो कैसे करेंगे इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा। और अभी तो मैंने थोड़े से ये विचार रखे हैं, इसके बारे में आप लोग भी विचार करें तो बहुत अच्छी बात है।